Hello dear students, today in this video we learn about diffraction of light. So what is diffraction? So it is basically the phenomenon of bending of light around the corners and the encroachment of light within the geometrical shadow of the opaque obstacle is called diffraction. सी बेटा अगर मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक कोई लाइट है, एक सोर्स है, वो जल रही है और हमने यहाँ पर दो ऑब्स्टिकल प्लेस किए हुए हैं, तो आप क्या देखेंगे कि अगर सामने कोई स्क्रीन होगी तो हमारे पास लाइट जो पहुंचनी चाहिए थी वो लाइट कितनी पहुंचनी चाहिए थी, इस ऑब्स्टिकल के अकॉर्डिंग इतनी ही लाइट यहाँ तक पहुंचनी चाहिए थी. बट व्हाट वी फाइंड इज कि वो लाइट जो है वो इसकी ये जो आपके पास ऑब्स्टिकल है, इस ऑब्स्टिकल की शेडो में भी आपको लाइट दिखाई दे रही होती है जब आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं. मतलब सिंपल सी बात, हमारी बाइक की लाइट है तो वो बाइक की जो हेडलैम्प है वो हेडलैम्प का साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन जब हम उस लाइट को जब हम फोकस कराते हैं तो फोकस कराने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जहाँ कहीं पर भी ऑब्स्टिकल है, मतलब जो उसका रीजन है, उस रीजन से बाहर भी हमें लाइट ऑब्जर्व हो रही होती है. तो जैसे ये दो ऑब्स्टिकल थे, तो यहाँ पर आपने ये एक सोर्स रखी हुई है, इस सोर्स से आपने लाइट फॉल कराई तो ये लाइट जो है वो इस तरीके से ट्रेवल करते हुए जाती है. यानी कि ये देखो, इसकी शेडो में भी, जो इसकी शेडो है उस शेडो में भी आपको क्या चीज दिखाई दे रही होती है, आपको लाइट दिखाई दे रही होती है. होना क्या चाहिए था, ये होना तो बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए थी. लाइट अगर स्ट्रेट ट्रेवल करती है तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी आपको ज्योमेट्रिकल शेडो में लाइट ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी. अगर मान लो आपका ऑब्स्टिकल कुछ इस तरीके का है तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा कि ये आपके पास एक पॉइंट सोर्स है. इस पॉइंट सोर्स की वजह से आपको क्या दिखाई देगा कि जो भी इसकी ज्योमेट्रिकल शेडो है, इस ज्योमेट्रिकल शेडो में भी आपको ये लाइट ट्रेवल होती हुई दिखाई देगी. सो दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो दिस इज द डिफ्रैक्शन एट द स्लिट. कि अगर मान लो हमने स्लिट बना रखी है, मतलब एक स्मॉल ओपनिंग रखी हुई है यहाँ पर, इस स्मॉल ओपनिंग की वजह से आपको जो पैटर्न देखने को मिलेगा, जो फिनोमिनन आपको देखने को मिलेगा, वो बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगी अराउंड द कॉर्नर्स. अगर यही एक ऑब्स्टिकल हम प्लेस कर दें तो इस ऑब्स्टिकल में भी हमें शेडो दिखाई देगी, जो भी इसकी जो शेडो है, इस शेडो में भी हमें लाइट ट्रेवल करती हुई दिखाई देती है. दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब इसी फिनोमिनन को थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं. तो अगर मान लीजिए कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर एक सिंगल स्लिट के थ्रू हो रही है तो जो भी लाइट आ रही होगी वो एक वेव फ्रंट के फॉर्म में आ रही होगी. दिस इज द वेव फ्रंट. और इस अगर वेव फ्रंट से अगर लाइट ट्रेवल होती हुई आ रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये जो भी आपकी लाइट यहाँ से ट्रेवल होती हुई आई, अभी आपने एंगल कितना रखा है, 0 डिग्री, तो ये जो भी लाइट होगी उस वेव फ्रंट के पास कितने फ्रेश सोर्स होंगे, इनफाइनाइट फ्रेश सोर्स होंगे. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफ्रैक्शन फिनोमिनन कितनी सोर्सेज की वजह से होता है, तो डिफ्रैक्शन फिनोमिनन अकर्स ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज. तो ये जो भी सोर्सेज हैं, ये सोर्सेज आई हुई हैं, और ये सोर्सेज जब आएंगी तो सिंपल सी बात, ये सोर्सेज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, मतलब इंटरफेरेंस कर रही होंगी. ये जो भी आपकी फ्रेश सोर्स हैं ये सब अपनी अपनी वेव बना रही होंगी, और ये जब अपनी वेव बना रही होंगी तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी. और इंटरफेयर करने की वजह से हमें यहाँ पर एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द स्लिट हमें यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि द वेवलेट फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट रीचेस द सेंटर ओ ऑन द स्क्रीन इन द सेम फेज एंड हेंस इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली टू गिव सेंट्रल और प्राइमरी मैक्सिमम, दैट इज ब्राइट फ्रिंज हमें एग्जैक्टली सेंटर पर हमें दिखाई देगी. अगर यही हम किसी एक सर्टेन एंगल की बात करें तो मान लीजिए अब हमने उसी डिफ्रैक्शन पैटर्न को एक पर्टिकुलर एंगल पर देखने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ लेंस. तो ये लेंस आप लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो अगर लेंस के थ्रू करेंगे तो जो भी हमें इमेज स्क्रीन पर दिखाई देगी वो इमेज हमें मैग्नीफाइड दिखाई देगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेंस का यूज कर रहे हैं. तो इनिशियली द लेंस वाज एट 0 डिग्री, ये यहाँ पर आपका एंगल जो है वो 0 डिग्री था. अब आपने क्या काम किया, आपने इसको सर्टेन एंगल θ1 पर आपने ऑब्जर्व करने की कोशिश की. तो ये जो भी आपकी स्लिट है, इस स्लिट को अगर मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूं और मैंने इन दोनों के बीच में, मतलब जैसे मान लो अगर ये सिंगल स्लिट होती और यहाँ पर फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस मिलते हैं हमें जो वेव फ्रंट आ रही होती, तो इसकी जो पहली और आखिरी जो पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स की वजह से आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ फ्रिंज मिलेगी, एक ब्राइट या डार्क फ्रिंज मिलेगी. तो इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा, एक पाथ डिफरेंस मिलेगा.
तो इनिशियली व्हाट वी हैड अज्यूम्ड कि अगर मान लो ये पाथ रेफरेंस आपके पास लैम्डा का है, ये अगर आपने मान लिया कि ये पाथ रेफरेंस कितने का है, लैम्डा का है, और आपने स्लिट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हमने अज्यूम किया कि भैया मान लीजिए जो हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेश सोर्सेज हैं वो टोटल 12 हैं, और इन 12 में से हमने क्या किया, आधी सोर्सेज को एक पार्ट मान लिया और आधी सोर्सेज को एक पार्ट मान लिया। तो ये जो आधी सोर्सेज होंगी, जब पूरी की पूरी सोर्सेज हमने ली थी, फर्स्ट और लास्ट वाली जब सोर्स ली थी, तो हमें पाथ रेफरेंस कितने का मिल रहा था, लैम्डा का। तो जब हम इसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो हमें पाथ रेफरेंस कितने का मिलेगा, लैम्डा बाई 2 का। एंड यू पीपल रिमेंबर कि जब कभी भी पाथ रेफरेंस एन लैम्डा का होता था तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिला करती थी, और जब हमारे पास पाथ रेफरेंस 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 का होता था तो हमें क्या मिलती थी, डार्क फ्रिंज मिला करती थी। मतलब लैम्डा के मल्टीपल में, इंटीग्रल मल्टीपल में हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो हमने यहाँ पर क्या अज्यूम किया कि पाथ रेफरेंस कितने का है, सपोज लैम्डा का है, और अगर पाथ रेफरेंस लैम्डा का है तो वो तो सिर्फ जब पहली और आखिरी इंटरेक्ट करेगी तभी तो आपको लैम्डा का पाथ रेफरेंस मिलेगा। जब आपने इसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 0 और 6, 1 और 7, 2 और 8, 3 और 9, 4 एंड 10, 5 एंड 11, 6 एंड 12, ये सब कैसे इंटरेक्ट करेंगे, डिस्ट्रक्टिवली इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि इनके बीच में पाथ रेफरेंस कितने का मिलेगा, 0 और 7, 1 और 8, तो इनके बीच में आपको पाथ रेफरेंस कितने का मिलेगा, लैम्डा बाई 2 का। तो जब आपको लैम्डा बाई 2 का पाथ रेफरेंस मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि आपको सेकेंडरी मिनिमम मिलेगी, मतलब डार्क डार्क फ्रिंज आपको ऑब्जर्व होगी। तो यहां पर जब पाथ रेफरेंस, ओवरऑल पाथ रेफरेंस जब लैम्डा का था, तो डिफ्रेक्शन के केस में, सॉरी हाँ, डिफ्रेक्शन के केस में आपको कैसी फ्रिंज मिलेगी, डार्क। लेकिन इंटरफेरेंस के केस में जब एन लैम्डा का पाथ रेफरेंस था, लैम्डा का मल्टीपल था, तो आपको वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलती थी। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि जब पाथ रेफरेंस यहाँ पर लैम्डा का है, ओवरऑल पाथ रेफरेंस जब यहाँ पर लैम्डा का है, तो जो भी आपकी पॉइंट सोर्सेज हैं वो जब इंटरेक्ट कर रही हैं तो आपको ज्यादातर सोर्सेज, ये वाली जो सोर्सेज, ये नंबर ऑफ सोर्सेज जो हैं, ये आपको पाथ रेफरेंस कितने का दे रही है, ये पाथ रेफरेंस आपको लैम्डा बाई 2 का दे रही है। तो लैम्डा बाई 2 पर तो आपको क्या मिलना चाहिए, डार्क। सिर्फ 0 और 12 वाली जो सोर्स होगी, सिर्फ यही दो सोर्सेज ऐसी होंगी जो आपको पाथ रेफरेंस कितने का देंगी, लैम्डा का। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर जो आपको पैटर्न ऑब्जर्व होगा, जो फ्रिंज ऑब्जर्व होगी, वो आपको डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व होगी। तो सिंपल सी बात, अब अगर हम इसी को, हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सपोज एक दूसरा एंगल लिया हमने θ2 और हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने यहाँ पर पाथ रेफरेंस अज्यूम किया 2 लैम्डा का, ओवरऑल पाथ रेफरेंस जो पहला और आखिरी के बीच में है वो हमने पाथ रेफरेंस 2 लैम्डा का ऑब्जर्व किया। तो सिंपल सी बात, 0 और 3 वाली सोर्स के बीच में आपको लैम्डा बाई 2 का मिलेगा, 0 और 6 के बीच में आपको पाथ रेफरेंस लैम्डा का मिलेगा, 0 और 9 के बीच में आपको पाथ रेफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 का मिलेगा। तो यहाँ पर 0 और 3, 1 4, 2 5, 3 6, 4 7, ये जितनी भी आपकी जो ये पेयर हैं, ये पेयर कैसे इंटरफियर करेंगे, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। तो पाथ रेफरेंस कितने का मिलेगा आपको, लैम्डा बाई 2 का, एंड गिव्स द सेकेंडरी मिनिमम, मतलब आपको फिर से एक डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व। अगर यही, इसी को अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और ओवरऑल पाथ रेफरेंस अगर हम लोग 3 लैम्डा बाई 2 का मान लेंगे, तो 3 लैम्डा बाई 2 का मानेंगे तो 0 और 4 के बीच में आपको पाथ रेफरेंस लैम्डा बाई 2 का मिलेगा, 0 और 8 के बीच में आपको लैम्डा का पाथ रेफरेंस मिलेगा, और 0 और 12 के बीच में हमने अज्यूम किया कि 3 लैम्डा बाई 2 का मिलेगा। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो 0 8 1 9 2 10 3 11 4 12 ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं विद अ पाथ रेफरेंस ऑफ लैम्डा, वेयर एज 0 4 1 5 2 6 और ये सारी की सारी जो हैं ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं विद द पाथ रेफरेंस लैम्डा बाई 2। तो सिर्फ कुछ ही वेवलेट्स ऐसी हैं जो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम आपको कब मिलेगा, जब आपके पास ब्राइट फ्रिंज आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होगी। क्यों, क्योंकि कुछ फ्रिंजेस ऐसे, कुछ सोर्सेज ऐसी हैं, कुछ पेयर ऐसे हैं जो कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात, जो भी आपको रीजन मिलेगा वो रीजन वहां पर ब्राइट रीजन मिलेगा। यहीं पर अगर हम आगे चलें तो सिंपल सी बात, अब ये हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश की, जब लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा बाई 2, ये सारे के सारे जब हमने पैटर्न ऑब्जर्व किए तो हमें यहाँ पर फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी, और ये जो भी हमें फ्रिंजेस मिलेंगी वो फ्रिंजेस हमारी कंस्ट्रक्टिव होंगी या डिस्ट्रक्टिव होंगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि अगर लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल मिलेगा आपको तो डिफ्रैक्शन के केस में आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, और अगर लैम्डा के मल्टीपल में होगा, मल्टीपल ऑफ लैम्डा,
तो मल्टीपल ऑफ लैम्डा के केस में आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लो यही पाथ रेफरेंस में यहाँ पर लैम्डा बाई 2 का ले लेता बेटा, यही हमारी 12 सोर्सेस थी और यहाँ पर हमने पाथ रेफरेंस कितने का ले लिया, सपोज लैम्डा बाई 2 का ले लिया, तो यहाँ पर हमें नो फ्रिंज विल बी ऑब्टेन्ड, नो फ्रिंज विल बी ऑब्टेन्ड, किसी भी तरीके की हमें कोई फ्रिंज ऑब्टेन नहीं होगी, क्योंकि पहली और आखिरी को छोड़कर बाकी हमें कोई भी लैम्डा बाई 2 या लैम्डा के मल्टीपल में हमें सोर्सेज इंटरेक्ट करती हुई नहीं दिखाई देंगी, तो यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की कोई फ्रिंज ऑब्जर्व नहीं होगी। तो यानी कि लैम्डा बाई 2 पर, सिर्फ लैम्डा बाई 2 पर हमें किसी भी तरीके की फ्रिंज ऑब्जर्व नहीं होगी, लेकिन बाकी सब सारे लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स में, मतलब आपको लैम्डा बाई 2 पर नो फ्रिंज विल बी ऑब्टेन, लेकिन 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, इस तरीके के अगर आपको मल्टीपल्स मिलेंगे तो यहाँ पर आपको ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व होगी। कैसी फ्रिंज? ब्राइट। और अगर यही मल्टीपल आपके एन लैम्डा में हो जाएगा तो यहाँ पर आपको डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी। कैसी फ्रिंज? डार्क। तो सिंपल सी बात हमने यहाँ पर देखा, तो हमें देख करके क्या पता चला कि जब ये थीटा 1 था तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में हमने सेपरेशन कितने का रखा था, इन दोनों के बीच में हमने सेपरेशन, अगर आप ध्यान से देखें तो सिंपल सी बात हमने देखो यहाँ पर जो हमने सेपरेशन रखा है, दैट सेपरेशन इज डी, जो आपकी स्लिट की विड्थ है वो आपने कितनी मानी है? डी की विड्थ मानी है, दिस इज डी। और अगर किसी भी इसके सेंटर से अगर हम एंगल देखें तो ये एंगल हमें सपोज थीटा ऑब्जर्व होगा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर आपको ये वाला एंगल भी थीटा ऑब्जर्व होगा, तो ये जो आपको पाथ डिफरेंस मिलेगा, ये पाथ डिफरेंस कितने का मिल जाएगा? डी साइन थीटा का ऑब्जर्व होगा, है क्या नहीं? तो जब ये डी साइन थीटा का पाथ डिफरेंस है तो हमने मान लिया लैम्डा था पाथ डिफरेंस, जब थीटा 1 था तो हमने लैम्डा अज्यूम किया था, थीटा 2 था जब हमने 2 लैम्डा अज्यूम किया था, तो थीटा एन के लिए क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहीं से हमें साइन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है तो हम इसको थीटा मान सकते हैं, और जब हम इसको थीटा मान लेंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? एन लैम्डा बाई डी का एंगल मिलेगा। तो ये जो भी हमारे एंगल्स होंगे, तो भैया यहाँ पर ये जो भी हमारी स्लिट्स हैं, ये सॉरी स्लिट है, तो इस स्लिट पर आप देखोगे कि जब थीटा 1 एंगल है तो अलग पोजीशन मिल रही है फ्रिंज, एक अलग तरीके की फ्रिंज मिलेगी, थीटा 2 पर अलग, थीटा 3 पर अलग, थीटा 4 पर अलग, थीटा 5 पर अलग। तो ये जो एंगल है दिस विल गिव अस द एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस। ठीक। अगर यही मुझे लीनियर पोजीशन निकालनी है तो लीनियर पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए यहाँ पर आपको डी का सेपरेशन मिला बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आपका आर्क इज इक्वल टू क्या होता था? आर्क इज इक्वल टू, तो ये आर्क अगर आपको लीनियर पोजीशन फाइंड करनी है तो सपोज दिस इज द आर्क, और ये जो अगर आर्क है तो यहाँ पर हम इसकी रेडियस क्या मान सकते हैं? डी, और एंगल कितना है यहाँ पर? थीटा। तो यानी कि एक्स एन आपको अगर किसी की भी पोजीशन निकालनी है तो दैट विल बी थीटा इंटू डी, और थीटा इंटू डी जैसे ही आप लिखेंगे तो एन लैम्डा डी बाई डी, ये आपको पोजीशन मिल जाएगी, लीनियर पोजीशन मिल जाएगी किसकी? जो भी आपकी फ्रिंज ऑब्टेन हो रही होगी। तो ये तो तब था जब आपको सेकेंडरी मिनिमम की पोजीशन निकालनी थी, तो आपने इसको एन लैम्डा के बराबर रखा तो आपको ये पोजीशन दिखाई दी। तो सेकेंडरी मिनिमम मतलब डार्क फ्रिंज की बात हो रही है, तो ये जो पोजीशन आई है दिस पोजीशन इज फॉर डार्क फ्रिंज। यही ब्राइट की बात होगी तो देखो 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 को नेग्लेक्ट करना है, 5 लैम्डा बाई 2, तो ओवरऑल जो आपको पाथ रेफरेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 2n+1 लैम्डा बाई 2 का। जब आपको ये पाथ रेफरेंस मिलेगा तो यहाँ पर जो आपको पोजीशन देखने को मिलेगी किसकी? डार्क ब्राइट फ्रिंज की, दैट विल बी 2n+1 लैम्डा अपॉन 2d। तो n की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं यहाँ पे? 1 2 3 में से कोई भी आप वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके इंटरफेरेंस के केस में 2n-1 लैम्डा बाई 2d, ये एक्सप्रेशन हम लोग यूज किया करते थे बेटा। यहां पर 2n+1 लैम्डा बाई 2d का एक्सप्रेशन यूज करेंगे बिकॉज वी हैव टू नेग्लेक्ट लैम्डा बाई 2 बिकॉज विल नॉट ऑब्टेन एनी काइंड ऑफ फ्रिंजेस एट अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है। और अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर अबे सेंट्रल मैक्सिमम की हमें विड्थ निकालनी है। तो सेंट्रल मैक्सिमम की अगर हम विड्थ निकालेंगे तो आपको पता है कि लैम्डा बाई 2 पर तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो जब हमें लैम्डा बाई 2 पर कुछ नहीं मिलेगा तो थीटा 1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? y1 अपॉन डी।
तो θ1 विल बी इक्वल टू y1 अपॉन डी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर θ1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, ये एक एक्सप्रेशन हमें देखने को मिला। तो y1 इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, और यही हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। तो ये हमें फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन हुई। और ये फ्रिंज विड्थ किसकी है, जो भी आपकी सेकेंडरी में सेकेंडरी फ्रिंजेस होंगी, कैसी फ्रिंजेस होंगी, सेकेंडरी फ्रिंजेस, ठीक। लेकिन जो सेंटर वाली फ्रिंज होगी वो तो आप ऊपर साइड में भी उतने का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और नीचे भी उतने का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि इस केस में, इन डिफ्रैक्शन के केस में, जो आपको फ्रिंज विड्थ देखने को मिलेगी दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाई डी, ये ऑब्टेन हो रही होगी। तो इंटरफेरेंस के केस में जितनी भी फ्रिंजेस बनती हैं, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो सेकेंडरी हो, सबकी विड्थ सेम रहा करती थी, दैट इज लैम्डा डी बाई डी। लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में जो आपकी सेंट्रल वाली फ्रिंज होगी वो आपको 2 लैम्डा डी बाई डी का फ्रिंज विड्थ देगी, और बाकी जो भी आपकी सेकेंडरी वाली होंगी वो सब आपको लैम्डा डी बाई डी के सेपरेशन में आपको देखने को मिलेगी। फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होती है, फ्रेजनल डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है स्लिट से जिसके बाद आपको स्प्रेडिंग देखने को मिलेगी। मतलब ये जो भी आपका पॉइंट है, ये इस सोर्स है, इस सोर्स के सामने आपने स्लिट प्लेस की, तो ऐसा होगा कि ये पहले तो लाइट आपकी स्ट्रेट ट्रेवल कर रही होगी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर रही होगी, और एकदम से जाकर के आपको क्या देखने को मिलेगा, अपने पाथ से ये बेंड होती हुई दिखाई देगी। तो वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर जितना इसका साइज है, किसका साइज है, आपकी स्लिट का साइज है, उसी साइज की आपको यहाँ पर उसकी इमेज देखने को मिलेगी, जो लाइट स्प्रेडिंग देखने को मिलेगी लाइट की। वो डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रेजनल डिस्टेंस, जिसको हम डीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो डीएफ है, अब फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी। मतलब ये जो विड्थ मुझे दिखाई दे वो किसके बराबर दिखाई दे, जो भी मेरा साइज है, किसका, जो भी मेरा सोर्स का साइज है। तो सोर्स का साइज कितना है हमारे पास, सोर्स का साइज है हमारे पास डी, है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस कौन सी है, एफ, यानी कि डीएफ की वैल्यू आपको क्या देखने को मिल जाएगी, डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा, ये आपको फ्रेजनल डिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो फ्रेजनल डिस्टेंस is that distance from the slit at which the spreading of light due to diffraction becomes equal to the size of the slit, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो df की वैल्यू क्या हो गई, डी स्क्वायर बाई लैम्डा। अब यहाँ पर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कुछ डिफरेंसेस हैं कि इंटरफेरेंस में सुपरपोजिशन होता है दो डिफरेंट वेव्स का, ठीक। यहाँ पर जो सुपरपोजिशन होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स का सुपरपोजिशन होता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। जो भी एक वेव फ्रंट आ रही थी उसके जो भी वेवलेट्स है, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स की सेकेंडरी वेवलेट्स एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, सुपरपोजिशन कर रही होती हैं। इनकी वजह से जो पैटर्न ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। फ्रिंज विड्थ यहाँ पर जनरली कांस्टेंट हुआ करती है डिफ्रैक्शन के केस में, यहाँ पर वेरिंग विड्थ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैक्सिमा जो है उन सबकी इंटेंसिटी सेम होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी आपको वेरिंग मिलेगी। यहाँ पर गुड कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको पुअर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। सो आई होप ये आपको डिफ्रैक्शन समझ में आया होगा बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।